अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर हमारे पास 7 चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसका एक लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, सेकंड लेक्चर है आज। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि हमारा चैनल आज भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 87% से ज़्यादा हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अनसब्सक्राइब किए हुए हैं, तो 1 सेकंड लगता है, लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है एरर। ठीक है, अब एरर क्या होता है? सिंपल अगर हम कहें तो एरर का मतलब होता है कोई गलती। ठीक है, अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको हम एरर कह सकते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर बात करें या फिर हम साइंस की लैंग्वेज के अंदर बात करें तो एरर हमारे पास क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, लेट सपोज के मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये मेरे पास मार्कर है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, या 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। अब आपने जो इसकी कैलकुलेशन की, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपने जो वैल्यू इसकी निकाली है वो निकाली है 3.9। एक्चुअल वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, और आपने वैल्यू क्या निकाली है? हमारे पास 3.9। तो ये 3.9 जो है, अगर आपने एरर को फाइंड आउट करना है तो आप माइनस कर दें एक्चुअल वैल्यू में से, मेजर वैल्यू को माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? एरर होगा। ठीक है, तो सिंपल साइंस की लैंग्वेज के अंदर या केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर तो एरर हमारे पास क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो हमें एरर कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर लेट सपोज के 4 इसकी लेंथ है और आपका जो आंसर आया है, आपने जो मेजर्ड वैल्यू निकाली है वो 3.9 है, जब माइनस करेंगे तो 0.1 आंसर आएगा, तो 0.1 क्या है? हमारे पास एरर कहलाता है। ठीक है, अब एरर की हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड द सेकंड वन इज रैंडम एरर। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, हम इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सिस्टमैटिक एरर की, तो सिस्टमैटिक एरर हमारे पास द एरर अराइज ड्यू टू फॉल्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। यानी कि जो भी हम रीडिंग करने के लिए जो जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई फॉल्ट आ जाए, लेट सपोज कि अगर आपका जो जिस स्क्रू गेज से आप रीडिंग ले रहे हैं या फिर जो नाप रहे हैं, स्क्रू गेज हो गया या वर्नियर कैलिपर हो गया या फिर हमारे पास जो थर्मामीटर है, डिफरेंट हमारे पास स्केल्स होते हैं किसी भी चीज़ को नापने के लिए, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट आ जाए तो उस नतीजे में हमारे पास जो एरर हमारे सामने आता है वो आता है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है, इफ ब्यूरेट इज नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड इन टाइट्रेशन द सिस्टमैटिक एरर विल अराइज। 9th क्लास के अंदर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा टाइट्रेशन का। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर भी हमने टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करना है। तो टाइट्रेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है, हम एसिड बेस की टाइट्रेशन करते हैं और आखिर में हम कलर चेंज का देखते हैं कि जब तक सब्सटेंस का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम उसमें जो है इंडिकेटर डालते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टाइट्रेशन होती है। तो फिनोफ्थलीन का आप इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का भी हम इस्तेमाल करते हैं। 9th क्लास में आपके पास फिनोल्फथलीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर एक तो ब्यूरेट इस्तेमाल होता है, कॉनिकल फ्लास्क इस्तेमाल होता है। अगर जब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो अपरेटस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेट सपोज ब्यूरेट है। अब ब्यूरेट अगर क्लीन नहीं होगा, साफ सुथरा नहीं होगा, उसको सही तरीके से धोया हुआ नहीं होगा, तो टाइट्रेशन का जो रिजल्ट है, उसका जो आंसर है, उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो कोई ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से अराइज हो, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए, उसके अंदर कोई जो है मसला आ जाए जिसकी वजह से कोई एरर अराइज हो, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास है रैंडम एरर। एंड व्हाट इज रैंडम एरर? द एरर विच अराइज ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड रैंडम एरर। इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से या माहौलियात की किसी चेंजेस की वजह से अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए तो उसको हम इन्वायरमेंटल
रैंडम एरर का नाम देते हैं। जैसे लेट सपोज द वेट ऑन केमिकल बैलेंस कैन बी अफेक्टेड बाय एयर। हम केमिकल एक प्रैक्टिकल करते हैं, आप केमिकल बैलेंसिंग किसी चीज़ का वेट मालूम करने के लिए, तो वो जो मशीन होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो तराजू टाइप का होता है, ठीक है। और वो तराजू जो है वो काफ़ी जो है एक ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पर हवा नहीं होती, पंखा बंद करके वो किया जाता है, क्योंकि एयर का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो लेट सपोज कि अगर आप फिजिकल बैलेंस का कोई किसी चीज़ का वेट मालूम कर रहे हैं और अचानक उस जगह पर एयर, हवा तेज चलना शुरू हो जाए, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि एयर का भी एक प्रेशर होता है, और उस एयर के प्रेशर की वजह से कि जो हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें कोई ना कोई, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसमें कोई ना कोई चेंज नज़र आ जाएगा। तो उस एरर को हम रैंडम एरर का नाम देंगे। हो सकता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर हमारी मेजर वैल्यू आ जाए या कम वैल्यू आ जाए, जो कि रैंडम एरर की वजह से होता है। जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो वो रैंडम एरर, और सिस्टमैटिक यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से अगर हमारे पास कोई एरर अराइज हो तो उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूरेसी। ना व्हाट इज एक्यूरेसी? आपको हमेशा किसी न किसी ने हमेशा कहा होगा कि बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रहे हैं आप, ठीक है, यानी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? द नियरनेस of measured value to the actual value is called accuracy। जो measured value हमारी है वो जितना करीब होगी एक्चुअल वैल्यू के, यानी लेट सपोज कि मैंने आपको एग्जांपल दी, इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है, ठीक, 4 सेंटीमीटर है, और आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो 3.9 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स कि आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब है, यानी कि जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, आप बहुत करीब हैं एक्चुअल वैल्यू के। तो ऐसे आंसर को हम एक्यूरेसी कहते हैं, ऐसी रीडिंग को हम एक्यूरेट रीडिंग का नाम देते हैं। जब आप बिल्कुल किसी की बात से सहमत होते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रहे हैं आप। तो एक्यूरेसी क्या है? द नियरनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के करीब जितनी वैल्यू आएगी हमारी, लेट सपोज हमने कोई चीज मेजर की और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब करीब अगर हमारा आंसर आएगा तो उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिसीशन। अब प्रिसीशन क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड प्रिसीशन। लेट सपोज कि आपने इस मार्कर की जो है लेंथ मालूम करनी है, आपका आंसर बार बार आ रहा है 3.9, फिर आपने मेजर किया, आपका आंसर आया 3.9, फिर आपका आंसर आया 3.9, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार जब आपने इसको मेजर किया, आपने इसकी रीडिंग ली तो आपका आंसर आया 3.9। तो एक ही आंसर का बार बार रिपीट होना मल्टीपल टाइम हमारे पास क्या कहलाता है? प्रिसीशन कहलाता है। बट इसमें एक कंडीशन है, द मेजरमेंट, इसका एक पॉइंट आपको लाजमी लिखना है पेपर के अंदर भी, द मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। हो ये सकता है कि आप जो मेजरमेंट ले रहे हो वो प्रिसाइज तो हो, वो बार बार एक ही आंसर आपका आ तो रहा हो, लेकिन हो सकता है कि वो आंसर एक्यूरेट ना हो, ठीक ना हो सकता है कि इसका आंसर क्या है 4 सेंटीमीटर, मेरा आंसर मैं जो बार बार मेजर्ड वैल्यू निकाल रहा हूँ वो आ रही 3.2। अब जाहिर सी बात है 3.2 में और 4 में बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है, यानी एरर मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि आपकी वैल्यू बार बार 3.9 आ रही है, 3.9 आ रही है, 3.9 आ रही है, दैट मीन्स कि आपकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, अब दोनों जो है वाइस वर्सा हो जाएंगे, दोनों एक साथ बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी वे जो एक्चुअल वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है उसके दरमियान का जो डिफरेंस है एक्यूरेसी में वो बहुत कम होना चाहिए, और प्रिसीशन आपकी बार बार वही वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप मेजर कर रहे हैं तो आपका आंसर बार बार वही आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आप प्रिसाइज वैल्यू बार बार निकाल रहे हैं, और अगर वो एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो दैट मीन्स कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइट्रेशन। नाउ व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन जो है बेसिकली आपकी बुक के अंदर जो इसका वर्ड हमारे पास दिया गया है वो है टाइट्रीमेट्रिक
जो बुक में मैं देख लेता हूँ, आपकी बुक के अंदर जो इसका जो हेडिंग दी गई है वो दी गई है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। इसको कहा गया है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, इसी को टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, इसी को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है। तो अब याद रखिएगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी ये बात बताई थी कि हमारे पास टाइट्रेशन क्या है। टाइट्रेशन इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। टाइट्रेशन क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाई जाती है, विच इज यूज्ड टू मेजर, जो कि मेजर करने के लिए, मालूम करने के लिए द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन बाय नॉन कंसंट्रेशन विच इज कॉल्ड एनाइलेट। अब दो आपको सोल्यूशन दे दिए जाते हैं, एक सोल्यूशन उसकी आपको कंसंट्रेशन भी मालूम होती है, सब कुछ मालूम होता है, और दूसरा सोल्यूशन आपको दे दिया जाता है, उसकी ना तो आपको कंसंट्रेशन मालूम होती है, कुछ चीज आपको गिवन नहीं होती, तो उसके जरिए आपको फिर दोनों की टाइट्रेशन करके आपको जो अननोन सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी पड़ती है। यहाँ मैंने एक और पॉइंट आपके सामने कुछ लिखता कि यहाँ आपको समझना है, तो यहाँ आपको समझ आ जाए द नॉन सोल्यूशन, जो दो सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे टाइट्रेशन का। बेसिकली मैं आपके सामने एक पिक्चर भी शो कर दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि टाइट्रेशन का प्रोसेस बेसिकली होता किस तरीके से है। तो जो नॉन सोल्यूशन होता है उसको कहते हैं टाइट्रेंट, ठीक है, और जो अननोन सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं अनाइलेट। सॉरी, यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी, जो अननोन सोल्यूशन होता है उसको अनाइलेट कहा जाता है, और जो नॉन सोल्यूशन होता है उसको हम टाइट्रेंट का नाम देते हैं, एंड द अननोन सोल्यूशन इज अनाइलेट। ठीक है, ये दो सोल्यूशन हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब प्रोसेस स्टार्ट किस तरीके से होता है? टाइट्रेंट इज फिल्ड इन अ ब्यूरेट। जो नॉन सोल्यूशन होता है वो एक ब्यूरेट के अंदर, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि एक ब्यूरेट के अंदर जो नॉन सोल्यूशन होता है, टाइट्रेंट जो होता है, उसको फिल कर दिया जाता है और अनाइलेट को एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेटर आप जो है हम लोग फिनोल्फ्थलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली 9th क्लास और मैट्रिक क्लास के अंदर आप फिनोल्फ्थलीन का इस्तेमाल करते हैं। जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे तो आप जो है मिथाइल ऑरेंज का भी कॉलेजेस के अंदर आपको इस्तेमाल दिखाया जाएगा। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज हम तब यूज करते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर, जब हमारे पास जो बेस होता है वो वीक बेस होता है, जैसे Na2CO3 हमारे पास एक वीक बेस है, तो इसको मालूम करने के लिए हम मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है कि अब जब पूरा का पूरा अपरेटस जो है वो तैयार कर दिया जाता है, जो अनाइलेट है उसके अंदर इंडिकेटर डाल दिया जाता है, कौन सा? फिनोल्फ्थलीन, और ब्यूरेट के अंदर से उसके अंदर एक हुक लगा हुआ होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो टाइट्रेंट जो है नॉन सोल्यूशन जो है वो डाला जाता है, और तब तक वो सोल्यूशन डाला जाता है जब तक जो सोल्यूशन है, जो कंसंट्रेशन है, जो ब्यूरेट के अंदर जो हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है उसकी उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। जब कलर चेंज हमारे पास होता है तो उसके बाद ब्यूरेट के अंदर जो सोल्यूशन, जो टाइट्रेंट हमारे पास मौजूद होता है उसकी रीडिंग नोट की जाती है, और उससे फिर हमें पता चल जाता है कि जो अननोन जो सोल्यूशन था, जो अनाइलेट था, वो उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है। जब कलर चेंज होता है तब हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है टाइट्रेशन का। सिंपली एक दफा फिर से रिव्यू कर देता हूं। एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अनाइलेट को डाला जाता है और देन उसके अंदर एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है, हम फिनोल्फ्थलीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ड्रॉप्स उसके डाले जाते हैं, ब्यूरेट को उसके ऊपर सेट किया जाता है, और ब्यूरेट के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ जो है टाइट्रेंट के उसके अंदर डाले जाते हैं, और तब तक उसके अंदर ब्यूरेट के अंदर जो है ब्यूरेट से टाइट्रेंट के ड्रॉप्स डाले जाते हैं जब तक हमारे पास जो सोल्यूशन है, अनाइलेट है, उसका कलर चेंज नहीं हो जाता, और जब कलर चेंज होता है तो तब हम उसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। तो ये था बेसिकली हमारे पास टाइट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप कि जो ये प्रोसेस है, ये जो लेक्चर है, इसमें मैंने डिफरेंट बहुत सारे जो है टॉपिक्स को क्लियर किया, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।